Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and we are discussing the center of mass. This is lecture number 3 of center of mass. In the previous lecture we have discussed the conservation of linear momentum, and now we will continue the same topic in this lecture also. So conservation of linear momentum में सबसे पहले हमने previous lecture में आपको बताया था कि यदि किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व इफ द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। क्लियर है के पास? इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हुए आगे डिस्कशन करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स और ले लेते हैं। पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में जो हमने इस पर क्वेश्चन किया था वो आपको रिवाइज करा देता हूं। वो क्वेश्चन क्या था कि यदि दो बॉडी हैं और ये m1 है और इसका m2 है और ये रेस्ट पे खड़े हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर ही रहेगा, जहां पर था वहां पर रहेगा। मान लिया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये मूव x1 करता है और ये x2 मूव करता है और एक दूसरे के रिलेटिव ये L डिस्टेंस मूव करते हैं। तो ये एक तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू L हो जाएगा, दूसरा m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपने प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट निकाला था प्रीवियस लेक्चर में। यदि आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली यू हैव टू वॉच माय प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। दूसरी बात, अब हम इस चीज को ही डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, फिर लिख भी लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास एक ये इंक्लाइन प्लेन है। क्लियर है के बाद? हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है और इसका मास 10m है और इस पर एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। क्लियर है के बाद? दूसरी बात, ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है। म्यू कितना है बेटा? 0 है इसका। दूसरा, इसकी जो बेस लेंथ है ये दिस इज 2.2 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन इस तरीके से है, जब आप यहां भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, यहां भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, व्हेन दिस ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, जब ये नीचे आएगा, अगर जो मान लिया वेज, दिस इज वेज एंड दिस इज ब्लॉक, अगर जो मान लेते हैं ये वेज फिक्स होता, क्लियर है क्या बात, तो क्या होता है ये इस पे इस तरीके से मोशन करता हुआ नीचे आ जाता है। लेकिन क्या है, ये नीचे फिक्स नहीं है, है ना। यहां पर क्या, इट कैन मूव बिटवीन द ग्राउंड, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द वेज। तो ये क्या करेगा, ब्लॉक इधर की साइड आएगा तो वेज थोड़ा इधर जाएगा और ये ब्लॉक इधर की ओर आएगा। क्लियर है क्या बात? तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज इन दिस केस, है ना। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ ए ब्लॉक ऑफ मास m is released from rest, find the displacement of wedge on the ground. This is the question. क्लियर है क्या बात? तो अब हम क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यदि हम इस सिस्टम को देखें, वेज और ब्लॉक को कंसीडर करते हैं, तो वेज और ब्लॉक पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो mg फोर्स लग रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। और दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट पे था तो वो भी रेस्ट पे रहेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। क्लियर है क्या बात? तो आप क्या करोगे, किस डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मान लेते हैं जब ये ब्लॉक इसके नीचे आ जाता है तो वेज का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, मान लेते हैं वेज x x1, वेज का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है बेटा, ये x1 मूव कर जाता है और इस m का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, किसमें, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है क्या बात? और ये x2 मूव कर जाता है। आ गई बात समझ में? और इसका मास कितना है, ये यानी कि ये तो x1 हो गया, यानी कि हमें x1 निकालना है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर जाता है। ठीक है बात? तो यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। दूसरा, इसका मास कितना है बेटा, 10m, और इसका मास कितना है, m, है ना, 10 स्मॉल, चलो 10, इसे कैपिटल M लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल M, दिस इज कैपिटल M। दूसरी बात, यदि सिस्टम पर, दो सिस्टम पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होता और x1 विद रिस्पेक्ट टू, व्हाट इज x1 इज द displacement of wedge with respect to ground. What is x2 is the displacement of small m in horizontal
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये जो 2.2 मीटर दे रखा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x1 x2, तो यदि ये m1 है और ये x1 है और ये m2 है x2, तो एक रिलेशन तो क्या आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा आपका m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 से आ जाएगा, है ना। तो m1 कितना है बेटा 10m और x1 इज इक्वल टू m2 कितना है m इंटू x2, यानी कि 10x1 इज इक्वल टू x2। दिस इज द वन रिलेशन। क्लियर है के बाद दूसरा रिलेशन क्या आएगा कि सेकेंड रिलेशन विद द हेल्प ऑफ द रिलेटिव मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यदि ये x1 गया है ये x2 गया है, तो एक दूसरे के रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये जो लेंथ है 2.2 मीटर, यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2.2 मीटर। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया हुआ है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर यदि आप नहीं समझते तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, सो x1 और x2 की वैल्यू इसमें से हम रख देंगे। हमें x1 निकालना है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज, तो x2 की वैल्यू हम रख देंगे। तो x1 प्लस ये कितना जाएगा 10x1 इज इक्वल टू 2.2 एंड दिस इज 11x1 इज इक्वल टू 2.2, x1 इज नथिंग बट 2.1 अपॉन 11, दिस इज 0.2, यानी कि x1 आ गया बेटा 0.2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो x1 कितना हो जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा। आगे बात समझ में, x1 यदि आ जाएगा तो आप इसके अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे, तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x2 की वैल्यू आ जाएगी इसमें रख के x2 इज इक्वल टू 10x1 इज इक्वल टू 2 मीटर आ जाएगा, है ना। 10 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 2 मीटर, है ना। तो देख लो आप x1 उसका मोमेंटम, यदि x1 देखो यहाँ पे ऐसे देखो, मान लिया 2 पर्सन है और, है ना, ध्यान से सुनना बेटा यदि आप नहीं समझ पाते हैं इसे। यदि ये x1 इधर चलता है और ये x2 इधर चलता है, तो ये चलने के बाद ये तो यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये कितना है बेटा x1 और ये कितना है बेटा x2। तो जो x1 और x2 हैं, x1 प्लस x2 व्हाट, देयर रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है 2.2 मीटर है। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात। तो ये वाला क्वेश्चन और रह गया था, इसे आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब हम कंटिन्यू रखते हैं अपना डिस्कशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले इसमें आप एक हेडिंग डाल लीजिए, है ना। क्या हेडिंग डालेंगे अपन, बुलेट पहला लिखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोड में ब्लॉक एंड बुलेट मास सिस्टम, है ना। इसमें भी देखो ए पार्ट करते हैं हम, ब्लॉक एंड बुलेट मास सिस्टम। मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल M है और ये लेंथ L की रस्सी से लटका हुआ है इस तरीके से। क्लियर है क्या बात। हमारे पास एक बुलेट है और इसका मास बेटा स्मॉल m है और ये V0 से जाता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस में क्या है, एक केस में इफ बुलेट इज embedded इन ब्लॉक, यदि ये बुलेट इस ब्लॉक में घुस जाती है ना, एम्बेडेड हो जाती है, तो क्या होगा इसका इस वाले सिस्टम पर यदि आप बुलेट और ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक एंड दिस इज बुलेट, यदि आप इस सिस्टम को देखोगे तो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक द बुलेट इज एम्बेडेड इन द ब्लॉक एंड देन कंबाइंड बुलेट एंड मास सिस्टम, बुलेट एंड ब्लॉक सिस्टम, इसके अंदर ये घुस जाएगा ऐसे करके और ये क्या होगा, राइज होगा, है ना, ऐसे करके राइज हो जाएगा और बुलेट तो इसी के अंदर ही रहेगी। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द हाइट बाय विच दिस सिस्टम राइज, ये हाइट निकालनी, ये कितना ऊंचा उठ जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो क्वेश्चन लिख लो बेटा, या जैसे भी है, इफ bullet is embedded in the block, if bullet is embedded in the block, find the height through which
bullet and block system rise from the in the vertical, rise in the vertical. This height you have to find. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे. मोमेंटम क्लियर है क्या बात? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखो, मान लेते हैं इनिशियल, ये तो एम वी नॉट था, ये रेस्ट पे था, इट इज एट रेस्ट, पहले तो रेस्ट पे था, लेकिन ये तो हो गया बिफोर कोलिजन या बिफोर हिटिंग. आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं ब्लॉक और बुलेट सिस्टम दोनों एक साथ v डैश स्पीड से ऊपर की ओर जाते हैं, और फाइनली यहां पर बेटा सिस्टम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 मैक्सिमम हाइट पर. तो देखो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल. इसका तो लीनियर मोमेंटम 0 है क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 0, एम वी नॉट इंटू एम. और दूसरी बात, अब यहां पर ये सिस्टम का मास कितना हो जाएगा बेटा? m प्लस कैपिटल M स्मॉल m हो जाएगा, तो v डैश. तो बेटा जो कॉमन वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? तो v डैश विल इक्वल टू m v नॉट डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m. तो ये कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी. दूसरी बात, इस पॉइंट इसको P मान लेते हैं और इसे Q पॉइंट मान लेते हैं. अब यदि आपको ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज ए सर्कुलर एज वी हैव डन इन द सर्कुलर मोशन. क्या है, ये सिस्टम सर्कुलर मोशन करता हुआ P पॉइंट से Q पॉइंट तक आ जाएगा और आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से ये हाइट h निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? देखो यहां पर P पॉइंट पर K इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, K फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. यदि आप इस लाइन को रेफरेंस मान लोगे, ये क्या लाइन मान ली? रेफरेंस मान ली. तो इस पॉइंट पर हाइट कितनी हो जाएगी? 0 है ना, और इस पॉइंट पर हाइट हो जाएगी h. क्लियर है क्या बात? Q पॉइंट पर h. यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो होगी हाफ m प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि m g h होती है, सॉरी m प्लस स्मॉल m g इंटू h होती है, लेकिन चूंकि h 0 है तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू k फाइनल. क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी सिस्टम की 0 हो गई तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? इस ब्लॉक का सिस्टम का मास कितना है? m प्लस m, तो हो जाएगी m प्लस स्मॉल m g इंटू h. h इज दिस हाइट. क्लियर है के बाद? अब देखो यदि आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये तो कट जाएगा और यहां से बचेगा क्या? v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू h बचेगा. तो बेटा h कितना जाएगा? v डैश स्क्वायर अपॉन 2g. और बेटा v डैश की वैल्यू कितनी आई थी? v डैश की जो वैल्यू कॉमन वेलोसिटी आई थी कितनी आई थी बेटा? m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर. इस तरीके से आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं. तो हाइट कितनी आ जाएगी बेटा? जो जिससे राइज होगा है एम वी नॉट स्क्वायर 2g m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर आ जाएगी, है ना. तो आप इस वैल्यूज को पुट कर देंगे, वैल्यूज निकल जाएगी, है ना. आपको क्या देगा? m और कैपिटल M की वैल्यू देगा, इसमें रखेंगे फॉर्मूले में, देन यू विल गेट द आंसर. इसे एज ए फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से पहले तो कॉमन वेलोसिटी निकालनी है और यहाँ वेलोसिटी 0 करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या अप्लाई कर देना है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द कैपिटल H. दूसरी बात, इसी सेम क्वेश्चन में कभी कभी क्या पूछता है? वो एंगल पूछता है. यू हैव टू फाइंड, है ना. क्वेश्चन कैसे लिखता है? ऑल्सो फाइंड, क्वेश्चन लिख लीजिए, ऑल्सो फाइंड द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, है ना. तो मान लेते हैं स्ट्रिंग की लेंथ L थी, तो बेटा ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी. और ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? L हो जाएगी. लेकिन ये वाली H तो आपने फाइंड कर लिया क्वेश्चन में, तो बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी L माइनस H. L माइनस H. तो यदि आप इस ट्राइंगल में देखोगे, इस ट्राइंगल में यदि आप cos थीटा लगा दोगे, है ना, तो cos थीटा क्या होगा बेटा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि L माइनस H अपॉन L हो जाएगा.
एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू आप यहां से रख लोगे। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, अगर जो आप सेम क्वेश्चन को, है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन दूसरे तरीके से आपसे पूछा जाता है, और वो कैसे पूछा जाता है कि इसे बी पॉइंट मान लेना, हम ब्लॉक एंड बुलेट मास सिस्टम पढ़ रहे हैं। इफ बुलेट इज एम्बेडेड इन ब्लॉक, है ना, या इफ बुलेट कम्स आउट फ्रॉम ब्लॉक, यदि इससे बाहर आ जाते हैं, यानी कि पहले इसमें हिट करेगा, है ना, और हिट करने के बाद, ये इसमें हिट करने के बाद यहाँ पर ये जो बुलेट है ना, v से बाहर आ जाती है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट, और इसको अंदर ये चीरता हुआ, फाड़ता हुआ इसमें से v स्पीड से बाहर निकल जाता है। तो v स्पीड से बाहर निकलेगा तो कुछ मोमेंटम तो इसे ट्रांसफर कर देगा। तो जब ये इसे ट्रांसफर कर देगा m, है ना, इसका m की वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, v डैश मान लेते हैं, और ये फिर से ऊपर की ओर जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं, और फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 0। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। तो अब देखो, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू अगेन फाइंड द हाइट h। क्लियर है क्या बात? तो क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, लिखो बेटा। क्वेश्चन इज व्हाट, इफ ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल m is hits the a bullet of mass small m hits the block and comes out from this with speed v. Find the height by which block of mass capital M is raised, है ना। Also find the angle theta in the diagram. क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM, है ना। कैसे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बेटा इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, m इंटू वी नॉट, क्योंकि इसका ये तो रेस्ट पे है, तो इन सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, v डैश, इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v डैश आ जाएगी, और इसकी v हो गई। तो इसका भी मोमेंटम है फाइनल, इसका भी मोमेंटम है फाइनल। में क्या लिखेंगे हम, फाइनल में लिखेंगे m इंटू वी डैश प्लस स्मॉल m इंटू वी। तो इससे हम v डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इधर ले जाएंगे, m v नॉट माइनस v इज इक्वल टू m इंटू वी डैश। क्लियर है क्या बात? तो ये आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट v डैश की जो वैल्यू होगी, है ना, v डैश की वैल्यू कितनी होगी, m v नॉट माइनस v अपॉन कैपिटल M। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v डैश। क्लियर है क्या बात? तो ये v डैश की वैल्यू आ गई। अब दूसरी बात, आपको हाइट निकालनी है, तो क्या लगाएंगे आप इसमें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, इसे रेफरेंस मान लेंगे। यहाँ पे तो हाइट 0 हो जाएगी रेफरेंस पर, और यहाँ पे हाइट h इक्वल टू h हो जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, COE, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे। कैसे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा 0 होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगी है स्पीड। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखूं, हाफ कैपिटल M v डैश स्क्वायर। ठीक है, हाफ कैपिटल M v डैश स्क्वायर। दूसरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल M G इंटू H। M से M कट जाएगा बेटा, तो H कितना आ जाएगा, H विल कम आउट v डैश स्क्वायर अपॉन 2g। और बेटा v डैश की वैल्यू कितनी आई थी, v डैश की वैल्यू आई थी आपकी, दिस इज इक्वल टू स्मॉल m v नॉट माइनस v अपॉन कितना, m स्क्वायर, ये तो स्क्वायर में चढ़ जाएगा, और 2g एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज h। सो दिस इज ऑल अबाउट h। तो ये इस तरीके से हाइट निकाल सकते हो। दूसरा, फिर से वो आपसे थीटा पूछेगा, तो यदि ये टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L थी और ये बेटा H थी, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L माइनस H। सो दिस इज L माइनस H।
और स्ट्रिंग की लेंथ तो यहाँ पर एल ही होगी। आप यहाँ लगा दोगे क्या, अप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एल माइनस एच अपॉन एल आ जाएगा। और बेटा एच की वैल्यू कहाँ से रखोगे, एच की वैल्यू इसमें रख दोगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आपको जाना है, ठीक है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, हाँ, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं हम। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक तो ये वाला, और इसके बाद जो आता है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब पर बहुत बार नीट में और जेईई मेंस में दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और काफी बार आता भी है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। वी आर डिस्कसिंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर बॉम्ब एट रेस्ट, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एट रेस्ट, रेस्ट पे है। क्लियर है क्या बात? मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉम्ब है, ठीक है, और ये रेस्ट पे है और इसका मास बेटा कैपिटल एम है, ठीक है। अब जब ये एक्सप्लोड होगा, इट एक्सप्लोड इन टू पार्ट, मान लेते हैं तो ग्राउंड है, इट एक्सप्लोड इन टू पार्ट, मान लेते हैं एक तो स्मॉल एम और एक m1 और एक m2, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी वेलोसिटी मान ले v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, और पहले तो क्या है, ये रेस्ट पे है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0, और फाइनल मोमेंटम तो कुछ सिस्टम का आ जाएगा बेटा। तो क्या लगा देंगे, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम देयरफॉर मोमेंटम विल कंजर्व। सो इसलिए P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल कितना है बेटा, 0, P फाइनल देखो। अब यदि आप इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो P फाइनल इसका तो मोमेंटम इधर की ओर है, तो इसे माइनस m1 v1 लिख लेंगे और इसका मोमेंटम m2 v2 लिख लेंगे। तो बेटा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, तो ये रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, है ना, पहले इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद एक एग्जांपल लिखिए। क्या मान लेते हैं, सपोज देयर इज ए 10 kg बॉम्ब इज एट रेस्ट, इट एक्सप्लोड इन टू पार्ट, 2 kg and 8 kg. If speed of 2 kg part is 100 meter per second, if speed of 2 kg part is 100 meter per second, find the speed of 8 kg part. तो इसकी स्पीड निकालनी है, तो क्या लगाएंगे, इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बेटा इनिशियल मोमेंटम कितना है, रेस्ट पे है, तो 10 इंटू 0 यानी वेलोसिटी 0। P फाइनल कैसे लिखेंगे, इसे पॉजिटिव x मानेंगे, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी 8 इंटू v, और ये हो जाएगी माइनस 2 इंटू 100। तो बेटा v कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 8, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। तो बेटा स्पीड कितनी आ जाती है बॉम्ब की, 25 मीटर पर सेकंड आ जाती है। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आपसे इस क्वेश्चन में और भी चीजें पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि मोमेंटम तो सिस्टम का रिमेन कांस्टेंट 0 था, अब भी 0 रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा, 0 थी, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। के फाइनल कितनी होगी, लिख लेना इसमें, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कितनी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसी तरीके से यदि आपसे पूछे कि 10 kg, क्वेश्चन कैसे देगा, 10 kg इज एट रेस्ट एंड इट एक्सप्लोड इन टू पार्ट्स, 2 kg and 8 kg. If small part has the velocity 10 meter per second, find the total kinetic energy of the system after explosion. तो क्या लिखेंगे, इसकी V1 इसकी V निकाल लेंगे, V1 तो पता है, तो काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से करते हैं, है ना। दूसरा एक, ये तो 1 डायमेंशन में मोशन होती है। मान लिया बॉम्ब यदि 2 डायमेंशन में मूव करता है ना, आफ्टर एक्सप्लोजन,
आफ्टर एक्सप्लोजन कैसे 2 डायमेंशन में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आप लिख भी लीजिएगा, है ना। कैसे कि मान लेते हैं 10 kg का ब्लॉक है एंड इट एक्सप्लोड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं बेटा? m इज इक्वल टू 2 kg एंड m इज इक्वल टू, हाँ कितने पार्ट में डिवाइड होता है बेटा? एक तो 2 kg में, दूसरा भी 2 kg में, और तीसरा बचा कितना? 6 kg में। इट एक्सप्लोड इन 3 पार्ट्स, 2 kg, 2 kg एंड 3 kg। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, अब वो कहता है कि इफ 2 kg पार्ट मूव 2 kg एंड 2 kg पार्ट मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एंड विद स्पीड 3 नहीं 30 लिख लो, 30 मीटर पर सेकेंड एंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, you have to find the total energy released in the explosion, है ना। क्वेश्चन ये है, find total energy released in explosion। क्लियर है क्या बात? एक्सप्लोजन में टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है क्या? ऐसे निकालना है। तो देखो अब हम इसे क्या करेंगे, इसकी स्पीड और निकालनी है इसका मतलब, या ये भी पूछ सकता है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। तो आप क्या मान लोगे, इसे वाई एक्सिस और इसे बेटा एक्स एक्सिस मान लोगे थोड़ी देर के लिए। तो इनिशियल मोमेंटम, ये तो रेस्ट पे था, इनिशियल मोमेंटम तो पहले तो इस पे 0 था, है ना। इसका मोमेंटम कितना था? 0 था। अब ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है और ये इधर भागेगा, है ना, ऐसे भागेगा। वो देख लेते हैं कैसे भागता है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम वेक्टर। इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे? ये अलोंग एक्स एक्सिस भाग रहा है तो इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। v1 कितना होगा? 30 i कैप होगा। और बेटा इसकी कितनी होगी? v2 जो होगी, y एक्सिस ऊपर है, -40 j कैप मीटर पर सेकेंड ऐसे हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना लिखेंगे बेटा? इनिशियल मोमेंटम इसका तो 0 हो गया, फाइनल मोमेंटम इसका और इसका, और इसकी वेलोसिटी v2 वेक्टर मान लेंगे, v3 वेक्टर मान लेंगे, हमें इसकी वेलोसिटी नहीं पता है। तो कितना लिखेंगे? m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर, ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। तो दूसरी बात ये हो जाएगी m1 v1, m कितना है? 2, v1 कितना है? 30 i कैप, बेटा m2 कितना है? 2 और v2 कितना है? -40 j कैप प्लस m3 कितना है? 6, और इसकी वेलोसिटी v3 हमें नहीं पता, तो हम इसे क्या लिख लेंगे? v3 लिख लेंगे। अब v3 वेलोसिटी आ जाएगी, v3 वेलोसिटी का मतलब कितना है बेटा? 6v3। देखो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, 2 से 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3v3 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 40 ऐसे लिख लेते हैं, -30 i कैप और प्लस 40 j कैप। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब v3 जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? इसे डिवाइड कर देंगे, 10 i कैप प्लस 40/3 j कैप मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर एक्सप्लोजन है, ये x डायरेक्शन में इधर की ओर कितनी स्पीड आ गई इसके बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड, -x डायरेक्शन में प्लस उस डायरेक्शन में कितनी स्पीड आ गई? ये आ जाएगी 40/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, है ना। लेकिन टोटल स्पीड तो v3 है ना, ये वेलोसिटी v3 है। अगर जो आपको इसकी स्पीड निकालनी है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड इज -10 स्क्वायर प्लस 40/3 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? देन यू कैन सॉल्व दिस। कितना जाएगा बेटा? 10 कॉमन लेके 1 प्लस 4 चौक 16 और कितना जाएगा? 3 3 9, and this is equal to what? v3 जो आएगा वो 10 × 5/3 कितना हो जाएगा? 50/3 मीटर पर सेकेंड इज द टोटल स्पीड, है ना। अब आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी, इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m3 v3 स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। m1 कितना है? हाफ, m1 कितना है? 2, v1 कितना है? 30 का स्क्वायर 1/2, m2 कितना है? 2 और बेटा v2 कितना है?
40 का स्क्वायर प्लस 1/2 m3 कितना है 6, और इसकी स्पीड कितनी है बेटा 50/3 का स्क्वायर। थोड़ा सा आप इसे कैलकुलेट करिएगा, देन यू विल गेट द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन जूल आ जाएगा। क्लियर है? के बाद सॉल्व कर लेना आप इसे। दूसरी बात, कभी कभी ये पूछता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जो तीसरा पार्ट है, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पार्ट। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि हमें इसकी वैल्यू तो पता चल गई कि इस डायरेक्शन में, तो थीटा भी तो निकाल सकते हैं अपन इसे। कैसे? tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर तो हो जाएगा 40/3 और बेस कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 4/3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 और थीटा आ जाएगा यहाँ से 53 डिग्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो ये कैसे जाएगा? थर्ड पार्ट ऐसा हॉरिजॉन्टल, इस एंगल, ये एंगल कितना होगा 53। अब ये डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा पूछा है क्वेश्चन में, तो वो आप उसे निकाल सकते हो। क्लियर है के बाद? तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन केस ऑफ एक्सप्लोजन बॉम्ब व्हेन इट हिट्स इन इट एक्सप्लोड इन 3 पार्ट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए इसे, ठीक है? ये है। तो अभी हम पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं अभी थोड़े से, है ना, तो उसमें क्या था, सेंटर ऑफ मास जो था वो रेस्ट पे था और फाइनल भी रेस्ट पे रहेगा, अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है ना। लेकिन कभी कभी सेंटर ऑफ मास, तो जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूँ कि मान लेते हैं ये m1 है और ये m2 है और इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना। ध्यान से देखो, मैंने कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आपको देखना है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये v1 स्पीड से यहाँ v2 स्पीड से घूमेगा, चलता है, तो ये कितना चल जाएगा, मान लेते हैं m1 इधर x1 मूव चल जाता है और ये v1 स्पीड है ना, दिस इज m1, और m2 उधर जा करके m2 इधर v2 स्पीड से मूव कर जाता है और ये x2 है। ठीक है, तो एक तो x1 और x2 में रिलेशन क्या आएगा, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। सेंटर ऑफ मास पहले भी यहीं पे था, सेंटर ऑफ मास यहीं भी रहेगा, लेकिन एक दूसरे से सेपरेट होते चले जाएंगे। दूसरा रिलेशन क्या आता है, यदि आप टाइम के रेस्पेक्ट में x1 को डिफरेंशिएट करोगे तो m1 वेलोसिटी में रिलेशन आएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। समझ में आई बात। दूसरी बात, ये v1 और v2 जो वेलोसिटीज हैं किसके रेस्पेक्ट में बेटा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की स्पीड में। ठीक है, दूसरा रिलेटिव में मैंने आपको बताया क्या कि यदि दो पार्टिकल या दो कार, एक इधर जा रही है सड़क के, एक इधर जा रही है, दोनों दूर जा रही हैं, तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है, जुड़ जाती है। यदि इधर एक 10 मीटर पर सेकंड से इधर 20 मीटर पर सेकंड से जाती हैं, तो एक दूसरे के रिलेटिव वो कितने जा रही हैं, 10 + 20, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, v1 + v2 भी हो जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसे आप एक बार कॉपी कर लीजिए, देन मूव टू द क्वेश्चन। मान लेते हैं प्लैंक है और इसकी लेंथ 10 मीटर है और इस प्लैंक को एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर रखा हुआ है। क्लियर है कि बात, दिस इज ऑन द फ्रिक्शनलेस फ्लोर, और इसका मास कितना है बेटा, 100 kg इसका मास है, और इस पर एक पर्सन है और उसका मास है 50 kg, ऐसे करके है ना। फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे है, या वो कह देगा कि आइस पे रखा हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन बना करके देता है कि ए प्लैंक ऑफ मास 100 kg ऑफ लेंथ 10 मीटर। क्वेश्चन लिख लो, ए प्लैंक ऑफ मास 100 kg of length 10 meter is placed on ice or frictionless floor and a person of 50 kg is at one end A of the plank as shown in figure. If person move to right and reaches at point B, find the displacement,
नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। ऐसे नहीं है, 50 kg है ना, ऐसे करके है, 10 मीटर है मान लेते हैं। दूसरा ये तो हमने करा दिया है ना। क्वेश्चन क्या है कि फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे तो रखा हुआ है, इस पे क्या है 50 kg का मास जो है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक 20 मीटर पर सेकेंड से भागने लगता है। ये तो हमने करा दिया पिछले लेक्चर में। कैसे, क्वेश्चन लिख लो जो मैंने बताया था। इफ, आगे लिखो, इफ ए पर्सन ऑफ मास 50 kg मूव्स, if a person of mass 50 kg moves in forward direction with speed with velocity 20 meter per second relative to plank, then find the velocity of plank and velocity of person with respect to ground। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो, जब ये पर्सन इस पे मूव करेगा किसी स्पीड से, तो क्या करेगा, देखो, अगर जो आप इसका एफबीडी बनाओगे और पर्सन का एफबीडी बनाओगे, देयर वुड बी फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। अगर जो फ्रिक्शन नहीं होगा तो प्लैंक पर चल ही नहीं पाएगा। जब ये प्लैंक पे चलेगा, जब आप ऐसे चलोगे तो इसके पैर इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे इधर की ओर, ठीक है, और इस पे फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो पर्सन तो इधर स्पीड v1 से भागेगा और जो प्लैंक है वो स्पीड v2 से भागेगा। इस पे इधर फोर्स लगेगा तो प्लैंक इधर भागेगा और पर्सन इधर भागेगा। क्लियर है क्या बात? तो आपको बतानी है, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन एंड प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सच दैट पर्सन मूव विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो इसकी स्पीड, इसका मास मान लेते हैं प्लैंक का m2 है और इसमें लेंथ की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, दे दिया तो कोई बात नहीं, और इसका मास m1 है, ठीक है। व्हाट इज v1? व्हाट इज v1 इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है। व्हाट इज v2 इज द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है क्या बात? और दूसरी बात, यदि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m1 v1 एंड m2 v2? इसलिए सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, देयरफॉर लिख लीजिए, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, देयरफॉर द लीनियर मोमेंटम इनिशियल कितना था, 0, और फाइनल भी कितना होगा, 0। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल कितना था, 0। P फाइनल कितना होगा, इधर तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लें यदि आप इसे, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, m1 v1, और इसका माइनस ले लें तो m2 v2। तो कितना जाएगा बेटा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यही तो बताया था मैंने आपको, है ना, दोनों एक्सटर्नल फोर्स। तो एक तो इक्वेशन बेटा ये बन जाती है। दूसरा, m1 की वैल्यू हाथों हाथ रख लेता हूं मैं। m1 कितना है, 50 v1, और m2 कितना है बेटा, m2 है 100 इंटू v2। तो v1 इज इक्वल टू 2v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है स्पीड, लेकिन वो रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड क्या है कि ये तो v1 से इधर जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये v2 जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। रिलेटिवली एक दूसरे से कितने, प्लैंक के रेस्पेक्ट में कितने से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब v रिलेटिव कितने दे रखे है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड इज v1 प्लस v2 दे रखा है। ये है मतलब, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना। तो बेटा v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू दे रखी है इसने 2v2 प्लस v2, यानी 3v2 इज इक्वल टू 20, और v2 की वैल्यू आ गई 20/3 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसलिए v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसलिए v1 इज इक्वल टू 2v2, और बेटा 2v2 की वैल्यू है तो 2 इंटू 20/3, तो कितना जाएगा आंसर, इट वुड बी इक्वल टू 40/3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि प्लैंक की स्पीड, प्लैंक की वेलोसिटी होगी लेफ्ट में 20/3 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और पर्सन की वेलोसिटी होगी राइट में 40/3 पर मीटर सेकेंड पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर जो आप रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे, यानी 20/3 प्लस 40/3, तो 60/3 यानी 20 मीटर पर सेकेंड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी से प्लैंक के रेस्पेक्ट में पर्सन
आगे की ओर भाग रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो इस क्वेश्चन को एक बार आप कॉपी कर लो, ठीक है। सो दिस इज वी आर डिस्कसिंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आगे हम अपने डिस्कशन को कैरी करते हैं, बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ध्यान से समझना है। क्या? स्प्रिंग मास सिस्टम, है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर है क्या बात? ऐसे करना है। तो अब देखो इसे हम कैसे आगे बढ़ाएंगे कि लीनियर स्प्रिंग मास सिस्टम में मान लेते हैं दिस इज व्हाट, m1 वेलोसिटी है एक ब्लॉक की और ये v1 स्पीड से आगे की ओर चल रहा है, ठीक है। दूसरा, आपको ये m2 ब्लॉक है और यहाँ पे बेटा एक स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग कैसे लगी हुई है? ऐसे करके, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और ये बेटा रेस्ट पे है। चलो रेस्ट पे नहीं है, मान लेते हैं ये भी स्पीड v2 से ऐसे जा रहा है। क्लियर है क्या बात? v2 से ऐसे जा रहा है, लेकिन v1 इज ग्रेटर देन v2, है ना। एक स्प्रिंग मास सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ m1 ब्लॉक है, v1 स्पीड से जा रहा है, m2 ब्लॉक है, v2 स्पीड से जा रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेकिन v1 और v2 क्या है? v1 इज ग्रेटर देन v2। इसका मतलब ये इससे कोलाइड करेगा, ऐसे करके कोलाइड करेगा और स्प्रिंग ये, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी और ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, है ना। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों क्या होंगे, दोनों एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? सेम हो जाएगी, है ना। तो ये तो m2 होगा और ये m1 होगा और दोनों की स्पीड ये कॉमन स्पीड से चलने लगेंगे। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके दोनों कॉमन स्पीड से चलेंगे। कब तक होता रहेगा मैक्सिमम कंप्रेशन? यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन द मैक्सिमम कंप्रेशन आल्सो, है ना। मैं क्वेश्चन प्रॉपर लिखाऊंगा, रुक जाओ भी। तो मैक्सिमम कंप्रेशन की स्थिति में ये क्या होगा? ये भी v कॉमन होगा और ये भी कॉमन होगा, है ना। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। देन द मैक्सिमम कंप्रेशन विल अकर इन दिस केस। क्लियर है क्या बात? तो क्वेश्चन लिख लो आप बेटा, है ना। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड इन द अबव क्वेश्चन इन द गिवन फिगर, ऐसे लिखो, इन द गिवन फिगर फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, second velocity of m1 with respect to center of mass, third velocity of m2 with respect to center of mass, है ना, with respect to center of mass, fourth also find maximum compression, also find maximum compression in spring, clear है क्या बात? Also find the maximum compression. If a block of mass m1 is moving with v1 and m2 is moving in with v2, then you have to find velocity of center of mass vm1 vm2 with respect to center mass. Also find the maximum compression, है ना। तो दूसरी बात है, ये जो पार्ट है, ये मतलब ये जो पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एट दिस इंस्टेंट, इसी इंस्टेंट पे, आफ्टर कोलिजन नहीं, आफ्टर इससे टकराने से पहले, बस इस इंस्टेंट पे निकाल ली है। तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? ये प्लस एक्स डायरेक्शन मान लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है हमारे पास फर्स्ट, क्या कि m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा बेटा? इसे v1 m1 इंटू v1 आई कैप लिख दूं, इसे v1 आई कैप हो गया ना इसकी वेलोसिटी, प्लस इसकी m2 इंटू v2 आई कैप लिख सकते हैं इसे। क्लियर है क्या बात? डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आ जाएगी? m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और दिस इज आई कैप। क्लियर है क्या बात? यदि आप स्पीड निकालना चाहते हो तो इसकी क्या ले लोगे? मैग्नीट्यूड ले लोगे। इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? आई का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है बात बेटा? तो आई कैप,
तो ये कितना जाएगा बेटा, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ जाएगा। आगे बात समझ में, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये तो आ गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरी बात आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो जैसे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जब आप निकालते थे तो va माइनस vb करते थे ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है आपको, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ m1, तो क्या लिखेंगे हम सेकंड पार्ट में, वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी वेलोसिटी ऑफ m1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या बात। तो वेलोसिटी ऑफ m1 कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ m1 थी v1 i कैप, कितना था बेटा, v1 i कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये लिखी, कितनी लिखी, m1 v1 प्लस m2 v2 i कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है क्या बात। तो कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे आप इसे, m1 और m2 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इधर कितना जाएगा, थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ मैं, है ना। इधर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आई कैप तो कॉमन आ जाएगा सब में से, ठीक है। यहाँ से आएगा m1 v1 m2 v1 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2, है ना। तो m1 v1 कट जाएगा और इसमें से m2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m2 इंटू आई कैप, है ना। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगी, है ना। स्पीड निकालनी है तो आप इसे कर सकते हो। क्लियर है के बाद दूसरी बात, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे अपन, वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी वेलोसिटी ऑफ m2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, m2 की वैल्यू कितनी है बेटा, v2 i कैप है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है बेटा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 v1 प्लस m2 v2 i कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब आप इसे सॉल्व करोगे, वेलोसिटी ऑफ m2 with respect to center of mass, then you will get what you will get, m1 v2 माइनस v1, है ना, m2 v2 माइनस v1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू आई कैप। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, m2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो, है ना। अब जो चौथा पॉइंट है ना, वो क्या है, फोर्थ इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो देखो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है आपको, मैक्सिमम कंप्रेशन कब निकालेंगे, मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन में क्या होगा कि ये कंप्रेस होता जाएगा और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और इसकी स्पीड कम होती जाएगी जब ये स्प्रिंग से टकराएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि m1 और m2 कंप्रेशन कब तक होता रहेगा, जब तक कि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि ये भी v डैश से चलने लगे और ये भी v डैश से, दोनों की कॉमन वेलोसिटी हो जाए, तब इसमें दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन हो जाएगी। इस स्थिति में अब देखो मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकालेंगे, और डायरेक्ट फॉर्मूला पहले तो हम डिराइव कर देते हैं, वो फिर आपको फॉर्मूला भी एक बहुत अच्छे फॉर्म में निकाल सकते हैं। कैसे, एक तो इसमें फर्स्ट लगाएंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है क्या बात, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। क्या इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2, फाइनल मोमेंटम, ये तो फाइनल है ना, तो m1 और m2 दोनों की स्पीड v डैश हो गई, तो बेटा कॉमन स्पीड कितनी हो जाएगी, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये तो हो जाएगी इनकी कॉमन स्पीड। क्लियर है क्या बात। दूसरा आप कॉन्सेप्ट लगाओगे एनर्जी कंजर्वेशन का, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयरफॉर अप्लाइड क्या, कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे? पहले तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी है बेटा? 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी है? 0 स्प्रिंग की, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? m1 की भी है और m2 की भी है। तो m1 की कितनी होगी? m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की ही स्पीड सेम है और m1 प्लस m2 कंबाइंड मास की तरह कार्य करेंगे, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, पूरा लिख देते हैं, हाफ m1 v डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर हम इसे मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इधर तो हम लिख देते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर और ये सारा इधर ले आते हैं। जब आप इसे इधर लाओगे तो देखो कैसे बनेगा, ये बन जाएगा, थोड़ा इधर लिखते हैं ना ऐसे करके, ये हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगा करके, देखो इसमें से v डैश कॉमन है, माइनस हाफ m1 प्लस m2, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये आएगा v डैश स्क्वायर, और v डैश की वैल्यू कितनी है? ये। सो आपको v डैश की वैल्यू लिखनी पड़ेगी कितनी? दिस इज m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो ऐसे है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, एक पावर से ये कट जाएगा, है ना, एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस ऊपर a प्लस b का स्क्वायर यानी m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 v1 v2। नीचे क्या बचेगा बेटा? नीचे तो बस m1 प्लस m2 ही बचेगा, इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। दूसरा, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो m1 प्लस m2 आ जाएगा, है ना, साथ में ये एक मिनट ये 1/2 था तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करके जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे m1 m2 और v1 माइनस v2 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखना, इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाता है, यानी कि आ जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 क्या है? v1 थोड़ा बड़ा है, v2 कम है, तो इसे v1 माइनस v2 को v रिलेटिव लिख देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, है ना। जब आप इसे v रिलेटिव लिखोगे तो इट कैन बी रिटन एज v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज टेक्निकली इट इज कॉल्ड द रिड्यूस मास, है ना। तो व्हाट कैन बी राइट डाउन? हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, है ना। मैक्सिमम कंप्रेशन देखो कैसे आ जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन हाफ से हाफ कट जाएगा, तो म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी रिलेटिव का स्क्वायर म्यू अपॉन के, और एक्स इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू म्यू अपॉन के। व्हाट इज म्यू? इज द रिड्यूस मास, वेयर म्यू इज द reduced mass of system and it is nothing but m1 m2 upon m1 plus m2 is the correct answer for this question. So maximum compression के लिए आप फॉर्मूला याद रख लेंगे। क्या याद रखेंगे? ऐसे रखना तो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन ये रखना आसान हो जाता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर इज द स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। आप इसे एक बार कॉपी कर लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, तो फिर आप इसे एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करना है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक 2 kg का ब्लॉक है ना, और एक हमारे पास मान लेते हैं 3 kg का ब्लॉक है, ऐसे 3 kg का ब्लॉक है, और ये स्प्रिंग है
और एक स्प्रिंग का कांस्टेंट 300 न्यूटन पर मीटर आपको दिया हुआ है और इसकी स्पीड कितनी है बेटा 5 मीटर पर सेकंड दिए रखा है। तो ये रेस्ट पे है, इट इज एट रेस्ट, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग। क्लियर है क्या बात? बहुत आसान तरीका है, सारा डेरिवेशन तो अपन ने कर दिया कंक्लूजन की फॉर्म में, बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आप एक बार डेरिवेशन कर लीजिए और फिर इसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए क्या लगाएंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर यानी कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एम की जगह म्यू और वी की जगह वी रिलेटिव ये रखना है। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर से मैक्सिमम कंप्रेशन निकलेगा। एम की जगह क्या लिखना है, रिड्यूस मास, v की जगह क्या लगना है, रिलेटिव वेलोसिटी। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बता सकते हो, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी 0 है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। और रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, बेटा m1 कितना है, m1 है 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 यानी 6 अपॉन 5 kg है ना। तो देखो यहाँ पे हाफ से तो हाफ कट जाएगा, म्यू कितना आएगा 6 अपॉन 5, वी रिलेटिव कितनी आएगी 5 का स्क्वायर इक्वल टू के कितना आएगा 3000 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 5 6 पंजे 30 और कितना हो गया बेटा 30,000 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 1000 या एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 मीटर। और 10 मीटर को क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मीटर को 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, एक लाइन में आंसर आ जाता है। क्लियर है क्या बात? ध्यान से समझने वाली बात है ना। अब इसे कॉपी कर लीजिए, फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे करके बता देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास है ना, हमारे पास ये है, ये 5 मीटर पर सेकंड से है। अब मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है ये इधर जा रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कितना 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ऐसे करके। एक ब्लॉक ये है 2 kg का 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, 3 kg का ब्लॉक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। देन यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो फिर से आपको वही लगाना है। कैसे? सबसे पहले तो आप वी रिलेटिव देखो बेटा, वी रिलेटिव कितनी आ जाएगी, देखो एक ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, दूसरा ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। दो कारें, एक 5 से जा रही है, एक 10 से जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है, जुड़ जाती है। तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5 + 10 = 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? रिड्यूस मास इसका 2 kg है m1, 3 kg है m2, 6/5 kg आएगा। आपको क्या लगाना है बेटा, मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए 1/2 म्यू इंटू वी रिलेटिव इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर लगाना है। तो बेटा म्यू कितना आ गया, म्यू आ गया, हाफ से तो हाफ कट जाएगा फिर से, और म्यू कितना जाएगा 6/5 और रिलेटिव वेलोसिटी आपकी बात 15 का स्क्वायर, के की वैल्यू 3000 एक्स स्क्वायर। तो कितना जाएगा ये बताओ, ये आ जाएगा 6 × 15 × 15 बटे 5 × 3000 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। कैसे कि 5 × 15 और कितना लिखें, और यह आ जाएगा 6 × 15 = 1000 एक्स स्क्वायर, है ना। तो कैसे करें, 3 दूनी 6 सॉरी इंटू 500, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना आप। यहाँ पे तो आएगा 3 और फिर 5 × 15 और 50। तो एक्स स्क्वायर जो आएगा वो 9/100 है ना, यानी कि x = आ जाएगा 3/10 मीटर, और ये x = कितना जाएगा बेटा, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इससे शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमने इसे शॉर्टकट नहीं किया हुआ है, हमने इसका कॉन्सेप्ट पहले डिड्यूस किया हुआ है। देन आफ्टर दैट वी हैव
अप्लाइड ऑल द थिंग्स। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से स्प्रिंग मास सिस्टम में आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, ये तो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। हमने सेंटर ऑफ मास में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिजन, है ना। कोलिजन मतलब दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन होता है एक दूसरे से। देन यू हैव टू लर्न अबाउट द कोलिजन। बिफोर लर्निंग द कोलिजन you have to learn the impulse. The term impulse you have to know very well before going to the concept of collision, है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले आप हेडिंग डालो बेटा impulse. What is impulse, है ना। impulse के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। What is impulse? पहले definition लिख लो। It is a vector quantity. It is a vector quantity and change in momentum of a body is the impulse applied on that body. यदि किसी बॉडी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड इन इम्पल्स, है ना। इम्पल्स क्या होता है? वेक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, क्लियर है क्या बात? चेंज इन मोमेंटम का मतलब डेल्टा पी, डेल्टा पी, क्लियर है क्या बात? एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना। अब दूसरी बात, अगर जो आप न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ चलते हो, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या एफ लिख लो केवल, तो या डी पी अपॉन डी टी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल एलिमेंटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी ऐसे करके। और यदि आपको टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है देन यू हैव टू अप्लाई व्हाट? इंटीग्रेशन। then you will get delta p, it is equal to delta p and integration of ft, है ना। तो area under ft curve will give the change in momentum, also it is equal to impulse, this is also equal to impulse f dt, ठीक है। तो f dt तो कैसे देखो, impulse का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब वेरी हाई फोर्स किसी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगता है ना। जैसे कि वेरी हाई फोर्स, इफ ए वेरी हाई फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल। मान लेते हैं हमारे पास ये बैट है और ये बॉल है, दिस इज बॉल एंड दिस इज बैट, क्लियर है क्या बात? तो यदि जब आप इस बैट से इस बॉल को हिट करते हो तो जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बैट एंड बॉल रहता है, इट इज ए वेरी स्मॉल, मिली सेकेंड में 1 मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड। और ये पहले तो रेस्ट पे था, आफ्टर हिटिंग इसकी कुछ वेलोसिटी v1 आ जाती है ना, मास m मान लेते तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड इम्पल्स। इम्पल्स कैसे लगी? इसके मॉलिक्यूल इसके टच में आए होंगे, जैसे बैट है ये ऐसे करके और ये बॉल है, तो इस मॉलिक्यूल पर इसके मॉलिक्यूल ने इधर की ओर इम्पल्स लगा दिया, एफ डी टी, है ना। या सिंपल इसे आई भी आप लिख सकते हो ऐसे करके। तो आप देखोगे यदि आप इसके लिए फोर्स वर्सेस और टाइम का ग्राफ बनाते हो, है ना, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हो, तो वेरी हाई फोर्स विल एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल लाइक दिस, है ना, यहां से T1 और T2, क्लियर है क्या बात? इस पहले फोर्स कितना था? 0, अब बाद में फोर्स कितना हो गया? 0, एंड दिस इज अ डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज अ वेरी स्मॉल, है ना, मिली सेकेंड में होता है। देन दिस फोर्स विच very high force, if very high force is applied for a very short interval, then this force is called impulsive force. इस force F को क्या कहते हैं बेटा? इस force F को क्या कहते हैं? impulsive force कहते हैं। Example क्या है? Very good example is to hit the ball with the help of bat. या एक example और भी ले सकते हैं क्या, कि मान लेते हैं ये बॉल है, m द्रव्यमान की बॉल है और ये वॉल है ना, इस वॉल से जाके टकराएगी और विद इन ए मिली सेकेंड ये वापस आ जाएगी। इसकी पहले वेलोसिटी v1 थी, अब इसकी वेलोसिटी
v2 हो गई। तो ये भी क्या है, इस पर जो फोर्स, कांटेक्ट फोर्स लगता है बाय बॉल ऑन द बॉल, दीवार के द्वारा बॉल पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो इंपल्सिव फोर्स होता है, बिकॉज इट एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इट इज ए वेरी हाई फोर्स, है ना, मैग्नीट्यूड भी वेरी हाई होता है। दूसरी बात, इंपल्स को दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, एरिया अंडर एफ टी कर्व, एरिया अंडर एफ टी कर्व से भी आप निकाल सकते हो, है ना, फ्रॉम T1 टू T2। यदि आपको क्वेश्चन दिया होगा एफ और टी में ग्राफ दे रखा होगा और आपसे इंपल्स यानी चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स पूछे तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। एरिया इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है क्या बात? तो एरिया से भी आप इसे निकाल सकते हो। दूसरी बात, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लिखा दिया है पहले, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो क्वांटिटी, इसकी जो एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट देखो कैसे निकालेंगे इंपल्स की, ये तो फोर्स है न्यूटन और टाइम है सेकंड, न्यूटन सेकंड, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? या डेल्टा एमवी से भी पी इज इक्वल टू इंपल्स इज इक्वल टू मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और एम वी की क्या होती है बेटा, ये तो होती है किलोग्राम में, है ना, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। इंपल्स की यूनिट न्यूटन सेकंड बहुत बार यूज की जाती है, लेकिन किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी काफी बार हम यूज करते हुए देखे हैं, है ना। तो दिस इज द इंपल्स, है ना। इफ ए वेरी हाई फोर्स एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, देन applied force is called impulsive force and the change of momentum, change in momentum of the body is called impulse। क्लियर है क्या बात? तो देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इंपल्स पे, है ना, व्हाट इज इंपल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ डी टी। क्लियर है क्या बात? तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बैट और बॉल का ही एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं हमारा बैट है और ये एक बॉल है, और बॉल का मास कितना है बेटा, 250 ग्राम, 250 ग्राम इसका मास है ना। क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ ए बैट हिट्स द बॉल एंड इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट फॉर 2 मिलीसेकेंड, आफ्टर हिटिंग द बॉल एक्वायर द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इम्पल्सिव फोर्स, फाइंड इम्पल्सिव फोर्स, है ना, इम्पल्सिव फोर्स। दोबारा से सुन लीजिए क्या, इफ ए बैट हिट्स द बॉल फॉर 2 मिलीसेकेंड एंड इट एक्वायर द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, यू हैव टू फाइंड द इम्पल्सिव फोर्स। डेल्टा टी कितना दे रखा है, 2 मिलीसेकेंड। तो देखो पहले तो रेस्ट पे है, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब जब हिट करने के बाद इसकी स्पीड कितनी आ गई, 100 मीटर पर सेकंड, और मास m। तो मास यदि ग्राम में दे रखा है तो पहले तो इसे केजी में कन्वर्ट कर लो। दूसरी बात, इंपल्स क्या होता है बेटा, इंपल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डी टी, ऐसे होता है ना। क्लियर है क्या बात? तो या डेल्टा पी ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, dp इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। तो ये जो होता है ये इम्पल्सिव फोर्स होता है, तो फोर्स क्या होगा बेटा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है, m इंटू वी टू माइनस वी वन अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, 2 मिलीसेकेंड, है ना। तो मास कितना है बॉडी का, मास है 0.25 kg, और v2 स्पीड कितनी आ गई, 100 मीटर पर सेकेंड, माइनस v1 स्पीड तो कितनी है, रेस्ट में था 0, अपॉन 2 मिलीसेकेंड को 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कर देंगे। दिस फोर्स इज कॉल्ड द इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसे, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर है क्या, दिस इज द इम्पल्सिव फोर्स। तो अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, कितना जाएगा ये, 0.25/2 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 0.125 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 12.5 इंटू 10 की पावर 3। इम्पल्सिव फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, 12.5 किलो न्यूटन आएगा। यानी कि 2 मिलीसेकेंड के लिए वेरी हाई फोर्स 12.5 किलो न्यूटन इसमें हम अप्लाइड कर रहे हैं। क्लियर है क्या बात? जब भी तो इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम।
है ना, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इनटू डेल्टा टी। एफ क्या होता है बेटा, इम्पल्सिव फोर्स होता है ना। यहाँ पे ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज व्हाट, इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर है क्या बात। दूसरा एक क्वेश्चन और करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये m मास की बॉल है और ये v स्पीड से इस वॉल से, दिस इज वर्टिकल वॉल से टकराती है, और जिस स्पीड से टकराती है इलास्टिक कोलिजन करती है। कैसे, इलास्टिक कोलिजन, है ना। वैसे हम कोलिजन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ इम्पल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इलास्टिकली हिट करती है। इलास्टिकली हिट करने का मतलब है नो एनर्जी लॉस, और नो एनर्जी लॉस का मतलब है जिस स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से वापस आ जाएगी। क्लियर है क्या बात। तो यू हैव टू फाइंड द change, you have to find the impulsive force applied by wall on ball if it remains in contact with wall for time interval delta t। ठीक है, तो देखो जब ये इससे जाती है और इलास्टिकली हिट करती है तो v स्पीड से ही वापस आ जाती है। क्लियर है क्या बात। तो आप इसे कैसे करोगे, देखो इसे आप x एक्सिस मान लो, दिस इज प्लस x एक्सिस। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 जो लिखोगे आप i कैप की डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड तो v है और डायरेक्शन i कैप है। यदि इसकी वेलोसिटी v2 वेक्टर लिखनी है आपको, तो मैग्नीट्यूड तो बेटा v है ना, नीचे लिख देते हैं। v2 जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड तो v है, लेकिन ये नेगेटिव एक्सेस में है, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस i कैप। क्लियर है क्या बात। तो जो इम्पल्सिव फोर्स होता है F इज नथिंग बट डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, दिस इज इम्पल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड m v2 माइनस v1। टाइम इंटरवल उसमें क्वेश्चन में दिया होगा, डेल्टा T मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात। तो m इंटू v2 कितना है, माइनस वी आई कैप माइनस ये वाला, और v1 कितना है बेटा, वी आई कैप अपॉन डेल्टा टी। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस 2m वी आई कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर है क्या बात। तो दिस इज द इम्पल्सिव फोर्स, दिस इज इम्पल्सिव फोर्स। किस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगा, माइनस आई डायरेक्शन में। बॉल पर जब बॉल वॉल के कांटेक्ट में है, जब बॉल दीवार के कांटेक्ट में है, तो जब कांटेक्ट में आती है ना, तो इस पर फोर्स जो लगेगा है ना, इस दीवार के द्वारा बॉल पर फोर्स इधर की ओर लगेगा, इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर है क्या बात। तभी तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। यदि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड लिख देना 2mv आई कैप अपॉन डेल्टा टी। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 2mv अपॉन डेल्टा टी। आप इसे डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख सकते हो। क्लियर है क्या बात। तो ये है, सो कॉपी कर लीजिए इसे, है ना। दूसरा एक दो एग्जाम्पल और करते हैं इम्पल्सिव फोर्स के लिए। ये तो डायरेक्ट हिट करती है ना। हो सकता है बॉल जो है किसी फ्लोर पर डायरेक्ट हिट ना करके किसी एंगल पर हिट करे, है ना। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्लोर है, दिस इज अवर फ्लोर, ग्राउंड है ना। और यहाँ पर एक बॉल m मास की बॉल है ना, v स्पीड से आती है और ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाती है। इलास्टिक कोलिजन होती है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, और ये इधर चली जाती है और ये थीटा हो जाता है ना। तो मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो m है और इसकी स्पीड v हो जाती है। जिस एंगल से जाती है उसी एंगल पे वर्टिकल से बनाती हुई दूसरी ओर चली जाती है ना। तो यू हैव टू फाइंड क्वेश्चन लिख लीजिए, यू हैव टू फाइंड द इम्पल्स अप्लाइड बाय द फ्लोर, इम्पल्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द बॉल, है ना। इम्पल्स निकालनी है आपको, यू हैव टू फाइंड इम्पल्स। इम्पल्स इज व्हाट, इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम चेंज निकालना है बॉडी का आपको। तो यानी कि आप इसे क्या मानेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तो ये हो गया। मैं दोबारा से यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि मान लेते हैं स्पीड v1 थी, है ना, इसकी वेलोसिटी वेक्टर v1 था ऐसे करके, और ये एंगल थीटा था, है ना। चलो स्पीड इसकी v थी और ये एंगल थीटा था। तो अब ये जो वेलोसिटी है ये x एक्सिस और y एक्सिस, आपने इसे क्या माना, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, कि x एक्सिस और y एक्सिस के डायरेक्शन में तो पूरा का पूरा नहीं है। तो यदि ये एंगल थीटा है
तो ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये v है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, v cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, v sin थीटा। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से अगर जो आप इस आफ्टर कोलिजन है ना, आफ्टर बाउंसिंग, यदि आप इसकी स्पीड v मानते हो, स्पीड तो सेम रहेगी और ये एंगल थीटा है, और यदि आप इसे, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा। क्लियर है क्या बात। साथ में ये cos कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज v cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा। आ गई बात समझ में। अब हमें तो इम्पल्स निकालना है विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल, ऐसे करके। तो p इनिशियल देखो बेटा, p इनिशियल, जो p इनिशियल होगा यानी कि बिफोर बाउंसिंग द वेलोसिटी मोमेंटम, तो इसकी वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस में और माइनस जे एक्सिस में। तो कितनी लिखेंगे, v sin थीटा आई कैप माइनस v cos थीटा जे कैप, और ये v इनिशियल लिख लेते हैं, है ना, दिस इज इनिशियल वेक्टर। क्लियर है क्या बात। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना लिखेंगे, x में है j में है, यानी v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप। क्लियर है क्या बात। तो अब यदि आप चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो m v फाइनल माइनस v इनिशियल आपको करना पड़ेगा। यदि आप इसे v फाइनल माइनस v इनिशियल करते हैं तो m v फाइनल तो ये है कितना, v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप, है ना, माइनस लगा करके, कौन सा माइनस लगा करके, ये v इनिशियल कितना, v sin थीटा आई कैप प्लस कितना, सॉरी प्लस नहीं माइनस v cos थीटा और दिस इज j कैप। क्लियर है क्या बात, v cos थीटा j कैप हो जाएगा। अब देखो इसमें ये v sin थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2v cos थीटा j कैप। सो दिस इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2mv cos थीटा j कैप। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से लिख लेंगे। दूसरा, ये तो आ गया इम्पल्स, लेकिन अपने को तो निकालना है इम्पल्सिव फोर्स, और इम्पल्सिव फोर्स कितना होता है बेटा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा पी कितना आया, 2mv cos थीटा j कैप डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और इसका यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या कर दोगे, इसका मोड ले दोगे और आंसर कितना लिख दोगे, यू कैन राइट डाउन द आंसर इज इक्वल टू 2mv cos थीटा अपॉन डेल्टा टी। सो दिस इज द इम्पल्सिव फोर्स अप्लाइड इन दिस पोर्शन। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप यदि किसी एंगल पर कोई बॉल टकराती है तो इम्पल्स अप्लाइड बाय वॉल या फ्लोर भी आप निकाल सकते हो। निकाल करना क्या होगा, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान करके आपको वेलोसिटी कंपोनेंट ठीक से लिखने होंगे और पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर लगा होना होगा। ठीक है बात। तो इस तरीके से आप इम्पल्स को भी पढ़ सकते हो। लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस लेक्चर में, है ना। कैसे, इम्पल्स के बारे में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और बहुत बार पूछा भी जा सकता है, डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं एक m मास की बॉल है और ये h हाइट से, ये दिस इज अ फ्लोर, है ना, ये फ्लोर है आपका, और ये h हाइट से ड्रॉप की जाती है। तो जब ये ड्रॉप की जाएगी तो यहाँ पे दिस इज फ्लोर, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, है ना। और आफ्टर बाउंसिंग, इलास्टिक कोलिजन नहीं है, एनर्जी लॉस हो जाती है और ये बाउंस बैक होती है, और बैक होकर के कहाँ तक चली जाती है, h/2 हाइट तक दोबारा से चली जाती है, और यहाँ पर जब जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो इफ इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी, you have to find the impulse applied by the floor, impulse applied by the floor on the ball। ठीक है, छोड़ देना इसे, कोई बात नहीं। तो कैसे करना क्या है अपने को, क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ ए बॉल ऑफ मास m is released from rest and it hits the floor after bouncing, it reached to the height h/2 and it remains in contact with floor
फॉर डेल्टा टाइम t फाइंड द इंपल्सिव फोर्स अप्लाइड बाय फ्लो टू द बॉल, है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, आप क्या मानेंगे, इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसे वाई एक्सिस थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो जब आप ए से, है ना, यहाँ से लिखते हैं, ओ से ए तक आएगा तो इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये h है, तो क्या लगाएंगे, ओ से पॉइंट ए, ओ से ए के लिए क्या अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट s लगा देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल स्पीड जो हो जाती है v1 हो जाती है, प्लस 2 माइनस जी इंटू माइनस एच, या 2gh भी डायरेक्ट लिख सकते थे, तो v1 की वैल्यू √2gh के इक्वल आ जाती है। क्लियर है क्या बात, √2gh के इक्वल आ जाती है। दूसरी बात, जब ये a पर आएगी फिर बाउंस होगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, v1 नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है और ये h/2 तक जाता है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और इसकी वेलोसिटी कितनी लिखे बेटा, v2, और हाइट कहाँ चली गई, h। तो a से मान लेते हैं p तक दोबारा से बाउंस बैक होती है, देन अप्लाई फ्रॉम a टू p, क्या अप्लाई करेंगे, फिर से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट s अप्लाई कर देंगे। तो फाइनल स्पीड कितनी है बेटा, फाइनल स्पीड है 0, इनिशियल स्पीड मान लेते हैं v2 स्क्वायर प्लस 2a माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट अब की बार प्लस h/2 हो जाएगा। अगर जो आपको माइनस प्लस का कंफ्यूजन है तो आप काइनेमेटिक का लेक्चर देख सकते हैं। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh/2 इज इक्वल टू gh, एंड यू कैन राइट डाउन v2 इज इक्वल टू √gh इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन अब अपने को क्या निकालना है, अपने को तो इंपल्सिव फोर्स निकालना है, जो कि होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा, m v फाइनल माइनस v इनिशियल का वेक्टर, ठीक है। तो m तो अपने को पता है, m तो मास ऑफ बॉल, v फाइनल यानी टकराने से पहले तो वेलोसिटी v1 वेक्टर थी, टकराने के बाद वेलोसिटी v2 वेक्टर हो गई। ऊपर को यदि आपने प्लस y माना है और ये नीचे है, तो बेटा v फाइनल क्या होगा, v1 माइनस j कैप, v1 मैग्नीट्यूड और माइनस j कैप आया, लेकिन v2 तो ऊपर की ओर है, ये वाला माइनस तो यहाँ आ गया माइनस v2 और j कैप। क्लियर है क्या बात, तो ये आ जाएगा माइनस m v1 प्लस v2 और j कैप। क्लियर है क्या बात, v1 की वैल्यू ये है, v2 की वैल्यू ये है, तो माइनस m √2gh प्लस √gh इंटू j कैप, सो दिस इज डेल्टा p। क्लियर है क्या बात। यदि अब आप इंपल्सिव फोर्स डेल्टा p अपॉन डेल्टा t निकालना चाहते हो, तो F इंपल्सिव कितना होगा बेटा, मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो डेल्टा p अपॉन स्मॉल डेल्टा t। तो डेल्टा p कितना है बेटा, m, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे m, √gh कॉमन लेके √2 प्लस 1 अपॉन डेल्टा t। तो बेटा इंपल्सिव फोर्स कितना आ जाएगा, इंपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू m √gh √2 प्लस 1 अपॉन डेल्टा t इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप हम कोलिजन स्टार्ट करेंगे। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर ठीक से नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू वॉच ऑल द प्रीवियस लेक्चर केयरफुली एंड ऑफ फुल लेंथ, then you will able to understand the concept of the collision and other concept. Thank you.